जोहार दोस्तों, आज मैं कांग्रेस के घोषणा पत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रतिक्रिया या पार्टी का जो आ रहा है उस पर मैं बात अपनी रख रहा हूँ। कांग्रेस का घोषणा पत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग की सोच है। इस बात के पीछे क्या छिपाया जा रहा है, आज उसकी पड़ताल करते हैं। 1940 में मुस्लिम लीग दो राष्ट्र के प्रस्ताव को पारित करती है, यानी मुस्लिम लीग ने भारत और पाकिस्तान को अलग अलग देश बनाने की वकालत की। यानी बीजेपी आरएसएस के हिसाब से मुस्लिम लीग ने देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात की। और आज भी यही नारा तथाकथित रूप से पाकिस्तान का समर्थन करते हुए दिखने या पाकिस्तान का समर्थन करते हुए दिखाए जाने पर लोगों पर चिपकाया जाता है और टुकड़े टुकड़े गैंग का नैरेटिव सेट किया जाता है। लेकिन मज़ेदार बात तो यह है कि 1937 में तो सावरकर के नेतृत्व में हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग से 3 साल पहले ही दो राष्ट्र का सिद्धांत को अहमदाबाद के अधिवेशन में पारित किया था। इस तरह सावरकर की हिंदू महासभा और जिन्ना की मुस्लिम लीग दोनों ही दो राष्ट्र के सिद्धांत का समर्थन कर रहे थे, यानी देश को टुकड़े टुकड़े करने का समर्थन दोनों कर रहे थे। और वही सावरकर बीजेपी के आदर्श हैं, यानी देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले इनके पूर्वज हैं, आदर्श हैं। और ये लोग यही हमें नहीं बताते हैं। लोगों का ध्यान इस बात पर नहीं जाए, इसीलिए प्रधानमंत्री के स्तर से यह खबर प्लांट किया जाता है ताकि लोगों का पूरा फोकस मुस्लिम लीग पर चला जाए, किसी का ध्यान हिंदू महासभा और सावरकर की तरफ ना जाए और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर नेगेटिव नैरेटिव लोगों का बने। बीजेपी का खुद का घोषणा पत्र अब तक नहीं बन पाया है, लेकिन दूसरों के घोषणा पत्र पर गलत बयानी पर ये लग गए हैं। अच्छा, हिंदू महासभा दो राष्ट्र के सिद्धांत को समर्थन तक नहीं रुकी, बल्कि सिंध और बंगाल में तो मुस्लिम लीग के साथ उसने सरकार भी चलाई। बताइए। और हमें बताया जाता है कि मुस्लिम लीग सिर्फ टुकड़े टुकड़े गैंग है, हिंदू महासभा नहीं है। तो साथ में सरकार चलाने वाली हिंदू महासभा क्या थी? बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जिन्होंने मुस्लिम लीग के साथ सरकार चलाई। इतना ही नहीं, जब 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उस समय सावरकर अंग्रेज़ों को इस आंदोलन को कैसे दबाया जाए इस पर राय दे रहे थे। खैर, यहाँ मुद्दा एक्चुअली 2024 का चुनावी घोषणा पत्र है, जिसे अभी तक कांग्रेस ने जारी किया। कांग्रेस के अलावा सीपीआईएम ने भी जारी किया, जिसमें आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को लागू करने की बात कही गई है, लेकिन सिर्फ उतना ही लिखा गया है। जिस तरह कांग्रेस ने विस्तार से आदिवासियों के अधिकारों को सुरक्षित करने का घोषणा लेकर आई, वह आश्चर्यचकित करने वाली बात सी हुई। खुद हम आदिवासियों ने आदिवासी घोषणा पत्र शायद ही बनाया हो, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी ने इस संबंध में हमारी आंखें खोलने का काम किया। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर लोगों का ध्यान नहीं जाकर कहीं और अटकाना है, इसीलिए मुस्लिम लीग से उसे जोड़ने का प्रयास किया गया। घोषणा पत्र के आदिवासी अधिकारों पर मेरे वीडियो को आप बार बार देखें। हो सकता है आप खुद अपने अधिकार नहीं समझ रहे होंगे। एक वोट से आदिवासी अपने अधिकारों के कितना नज़दीक पहुंच सकता है, यह भी जानने का प्रयास करें। और यदि आपने गलत वोट किया तो फिर अगले 5 साल तक धरना, प्रदर्शन, रैली आदि अधिकारों का उपयोग करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने उसे मुस्लिम लीग से जोड़ा। इसका मतलब वो यह कहना चाहते हैं कि जातिगत जनगणना से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी और पिछड़ा वर्ग की आबादी को 70% आरक्षण मिलेगा तो देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को 15 से 17% आरक्षण दे देने से देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। गजब है, ये लोग कुछ भी बोल देते हैं। पिछले 10 सालों के बिना छुट्टी लिए कामों में से ये अपना काम ही बता देते। सरकारी नौकरियों में बहुत सारी रिक्तियां हैं, कांग्रेस उन्हें भरने की बात करती है तो नरेंद्र मोदी जी मुस्लिम लीग से उसे जोड़ने लगते हैं। खुद घोषणा कर देते, हम लोग तारीफ करते। मुस्लिम लीग से जोड़ने का मतलब साफ है कि देश के प्रधानमंत्री जी के पास 10 सालों बाद भी 100 स्मार्ट सिटी का एड्रेस नहीं है।
तो इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस नाम की योजना से 10 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यूनिवर्सिटी बनाने थे। किसी ने सुना? अनुसूचित जाति, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरी देने से क्या देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे? क्या मजाक बना कर रखा है इन लोगों ने। अभी हमें यह भी देखना बाकी है कि बीजेपी अपने घोषणा पत्र में क्या जुमला लेकर आती है। जब भी आएगा उसका विश्लेषण जरूर करेंगे। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने कई विभागों को आजकल संविदा भर्तियों के तहत ठेकेदारों के हवाले कर दिया है, जिस कारण संविधान में आरक्षण की व्यवस्था बेमानी हो गई। उसी को कांग्रेस संवैधानिक व्यवस्था के तहत भरने की बात करती है, तो बताइए उसमें देश के कैसे टुकड़े हो सकते हैं? क्या देश का संवैधानिक व्यवस्था खुद देश के टुकड़े कर रहा है? प्रधानमंत्री आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं? थोड़ा तो पढ़ा लिखा वाला बयान देना चाहिए। कब तक हिंदू सुख के बहाने वोट लेते रहेंगे? हम तो आदिवासी हैं, हमें भी तो आदिवासी सुख यानी जल, जंगल और ज़मीन की स्वायत्तता का सुख मिलना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री जी शिक्षा के लोन पर अपनी बात नहीं कर सकते हैं? लेकिन जब कांग्रेस कहती है तो उसे मुसलमान और मुस्लिम लीग से जोड़ने लगते हैं। कितना दुर्भाग्य की बात है कि देश का प्रधानमंत्री इधर उधर की बातों में लोगों को भटकाते हैं। कांग्रेस कहती है कि आदिवासियों को घर बनाने, व्यवसाय करने के लिए लोन की सीमा बढ़ाई जाएगी। उससे क्या देश के टुकड़े हो जाएंगे? क्या हम आदिवासियों का यह हक नहीं है? यदि यहाँ अपने लिए सुविधाएं नहीं होंगी तो क्या हम चीन से उम्मीद करेंगे, बांग्लादेश से करेंगे? कितनी हास्यास्पद है ये सब बातें। लेकिन यह जानना और समझना आज ज़रूरी है कि हम आदिवासियों के हक और अधिकारों को मोदी सरकार क्या समझती है। कांग्रेस ने आदिवासी भूमिहीनों को ज़मीन आवंटन की बात कही है। ज्ञात हो जो अनुसूचित क्षेत्र में रहते हैं तो लगभग सभी आदिवासियों के पास ज़मीन तो होगा ही, लेकिन देश के कई हिस्सों में रिसर्च में यह पता चला है कि 59% आदिवासी तो आज भी अनुसूचित क्षेत्रों में नहीं रहते हैं। तो कांग्रेस उन रहवासियों को भी अनुसूचित क्षेत्र के दायरे में लाने और आदिवासियों को ज़मीन आवंटन की बात की है। क्या उन आदिवासियों को जल, जंगल और ज़मीन की मिल्कियत का हक नहीं है? इससे क्या देश के टुकड़े टुकड़े होंगे? वहीं मोदी सरकार वन अधिनियम और पेशा कानून को नकारते हुए पूंजीपतियों को जंगल और गांव की ज़मीन दे रही है। वह कहती है कि उससे देश का विकास हो रहा है और आदिवासियों को अपने रहवास में रहने का हक देने से देश के टुकड़े हो रहे हैं। यही कहना चाहते हैं ना मुस्लिम लीग की बात करके। कांग्रेस कहती है कि सरकारी भर्तियों में आदिवासियों, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग को मौका देंगे, तो मोदी जी कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड जिसने दिया ठेके उसे मिलेंगे, और किसी आदिवासी में इलेक्टोरल बॉन्ड देने की क्षमता नहीं है तो ठेके भी नहीं मिलेंगे। सबसे आंख खोलने वाली एक उदाहरण तो अभी गुजरात में हुआ। किसी कंपनी को ज़मीन देने की बात हुई, एक दलित परिवार का कुछ ज़मीन चला गया। अब उस कंपनी ने उस दलित परिवार वालों को इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा लगाने को कहा ताकि 1.5 महीने में दुगने हो जाएं। वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, सो खरीद लिए और 10 करोड़ बीजेपी को तो 1 करोड़ शिवसेना को दे आए। बेचारा पैसा दुगने होने का इंतज़ार अभी कर ही रहे हैं। यह सब कंपनी वाले लोग किस तरह बीजेपी के लिए लोगों को ठग रहे हैं, ये समझने वाली बात है। तो क्या यह मोदी जी की तरफ से आदिवासियों को संदेश तो नहीं कि ज़मीन बेचो, फिर उस पैसे से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना पड़ेगा, बीजेपी को देना होगा, तभी देश का विकास होगा? कांग्रेस का घोषणा कहता है कि आदिवासियों को देश के सभी संस्थाओं, निजी भी, उसमें संविधान के अनुच्छेद 15(5) के तहत आरक्षण संवैधानिक बाध्यता होगी। लेकिन मोदी जी को यह प्रावधान देश को तोड़ने वाला लगता है। क्या आदिवासियों को देश के सभी संस्थाओं में आरक्षण की संवैधानिक बाध्यता नहीं होनी चाहिए? जब देश की सरकारें नहीं हुआ करती थी तो आदिवासियों ने ही इस धरती को जीवन जीने लायक बनाया। ये बाहरी अतिक्रमणकारी लोग यहाँ आकर यहाँ सरकार बनाएं, नियम कानून बनाएं अपनी सहूलियत के हिसाब से, और आज ये हम पर राज कर रहे हैं। हमने बोल क्या दिया, ये हमें ही देश बांटने वालों में गिनने लगे। हमने यदि जंगल के कानून को सरल नहीं किया होता तो इनकी हिम्मत नहीं होती यहाँ बसने की। आज ये हमें भीख में अधिकार देने की बात करने लगे हैं।
लेकिन प्रकृति में देर है, अंधेर नहीं। यह प्रकृति आज हिसाब लेने पर उतर चुकी है। जितना ही मौसम विभाग एक्टिव कर लो, कंक्रीट के जंगल उगा लो, जल जंगल और ज़मीन लूट लो, खान और खनिज तो नहीं ही खाओगे, छड़ और गिट्टी तो नहीं ही खाओगे। जब प्राकृतिक असंतुलन से इस धरती पर प्रलय होगा तो कोई नहीं बचेगा और सबसे पहले शहर वाले ही निपटेंगे। लेकिन यहाँ एक दुर्भाग्य हम आदिवासियों का भी पीछा कर रहा है। हम भी आज प्राकृतिक जीवन जीने के तरीक़ों को भूल चुके हैं। इसीलिए हम भी आदिवासियों के प्राकृतिक अधिकार पर दावा नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए चुनाव के बहाने ही सही अपने अधिकारों को समझाने का प्रयास कर दे रहा हूँ। कांग्रेस दावा कर रही है कि अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को सख्ती से लागू करेंगे और मोदी जी कह रहे हैं कि आदिवासियों को ये अधिकार देने से देश के टुकड़े हो जाएंगे। भाई आप ही लोग बताइए कि क्या आदिवासी एट्रोसिटी का गैर आदिवासी सरकारी पदाधिकारी यहाँ तक कि सरकारों ने भी उल्लंघन नहीं किया है? तो सरकार को तो कानून का सख्ती से पालन करने की गारंटी देनी चाहिए। लेकिन ये तो देश को बांटने में लग गए। यही देश का दुर्भाग्य है कि 10 सालों के शासन के बाद भी जब कुछ बोलने लायक आप कुछ नहीं कर पाए तो देश ही बांटिएगा। हम आदिवासियों को ऐसे लोगों और पार्टियों से सवाल पूछना ही पड़ेगा कि हमारे लिए कुछ करना भी है या जुमला ही से इस बार भी पार होना है। कितना अच्छा होता कि ये लोग अपने द्वारा बनाए गए उन्नत स्कूल, कॉलेज, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट गांव आदि का फ़ोटो के साथ हमारे बीच आते, स्वास्थ्य के लिए उन्नत स्तर का हॉस्पिटल का उदाहरण लेके आते। लेकिन क्या लेकर आ रहे हैं? देश को बांटने का संदेश। मेरे नज़र में कांग्रेस का घोषणा पत्र अभी तक जारी घोषणा पत्रों में एक उन्नत स्तर का आदिवासी घोषणा पत्र है। आप कांग्रेस के साइट पर जाकर पूरा पढ़ सकते हैं। मैंने अपने वीडियो में सिर्फ आदिवासी अधिकारों की बात रखी थी। पूरा पढ़िए, समझ में आएगा देश किस खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिसे उन सुधारों से फिर से ट्रैक पर लाने की बात की जा रही है। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बीजेपी अपना घोषणा पत्र लाती है और उसमें आदिवासियों के लिए इन 10 वर्षों में क्या नहीं किया जिसका वह करने का दावा करेंगे। आप आदिवासी हैं तो इन बातों को ध्यान में रख लीजिए। अपने बच्चों को भी अपने अधिकारों के बारे बताइए, जागरूक होइए और समाज को संगठित कीजिए। आप आदिवासी होकर यह सब नहीं कर सकते तो आपके सामने चर्च और आरएसएस की पाठशाला तो है ही। जोहार।